गांव में चारों तरफ बाढ़ का कहर होता है। इसके साथ ही चुड़ैल उसी बाढ़ के पानी में लोगों को पकड़ पकड़ कर मार रही होती है। तभी एक आदमी चुड़ैल से बोलता है, मत मारो हम सबको, हम सब ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। एक तो पहले से ही हम सब बाढ़ के कहर से परेशान है, ऊपर से तुम्हारा ये जुल्म। हाथ जोड़ता हूँ मैं, बख्श दो हम सबकी जान। कभी नहीं। जितना कहर बाढ़ तुम लोगों पर नहीं ढाती, उससे कई गुना मैं तुम लोगों पर ढाऊंगी और तुम लोगों को अपने कहर से मार डालूंगी। इतना बोलते ही चुड़ैल उस आदमी का भी गला तलवार से काट कर उसे मार देती है। आखिर ये चुड़ैल कौन थी और क्यों इस तरह लोगों को मार रही थी, जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। असम राज्य के सुंदरपुर गांव में लोग चुड़ैल के ऐसे कहर से लड़ रहे थे जिससे बच पाना किसी भी इंसान के लिए नामुमकिन था। ऐसे ही एक बार की बात है, श्रेया अपने दो दोस्तों ऋतिक और करण के साथ उसी सुंदरपुर गांव में घूमने कार में बैठकर जा रही होती है कि तभी ऋतिक बोलता है, मैंने सुना है मानसून के मौसम में ये सुंदरपुर गांव बहुत ही भयानक रूप ले लेता है। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आता है। हाँ सही सुना है, इसीलिए तो हम वहाँ जा रहे हैं ताकि उन सभी घटनाओं को अपने कैमरे में कैप्चर कर सकें। तुम और तुम्हारे शौक कहीं एक दिन हमारी जान न ले ले। देखो करण, तुम्हें जो बोलना है मुझे बोलो, लेकिन मेरे शौक के बारे में कुछ बोला ना तो फिर मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। तुम्हें डर नहीं लगता श्रेया रिस्क लेने में? यहाँ हर साल बाढ़ आती है और न जाने कितने लोग इसमें डूब कर मर जाते हैं। रिस्क में ही तो मजा है। और वैसे मैं एक बात बता दूं कि मैं जानबूझकर यहाँ आई हूँ क्योंकि मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था पिछले साल भी यहाँ हजारों लोग बाढ़ की वजह से मारे गए थे। इसीलिए मैं यहाँ फोटोज और वीडियोस बनाने आई हूँ ताकि सरकार यहाँ के लोगों की मदद करे। थोड़ी देर में वो लोग गांव पहुंच जाते हैं। तभी कार से सभी नीचे उतरते हैं और श्रेया बोलती है, यहाँ पहुंचने में तो हमें शाम हो गई और अब थोड़ी देर में रात भी हो जाएगी। चलो होटल में जाकर आराम करते हैं। जिसके बाद वो सभी होटल में जाकर डिनर करते हैं। तभी करण बोलता है, हम लोगों ने डिनर तो कर लिया, चलो अब थोड़ा गांव में घूम लिया जाए। हाँ अच्छा आइडिया है, चलो चलते हैं। जिसके बाद वो तीनों गांव में घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। तभी आसमान में बहुत तेज तेज बिजलियां कड़कने लगती हैं और फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। तभी वहाँ पर अचानक से चुड़ैल प्रकट होती है और भीगती हुई बारिश में बोलती है, जब जब ये बारिश होगी तब तब मैं आऊंगी। अब मेरे इंतजार का वक्त खत्म हुआ और इंतकाम का शुरू। उसी वक्त चुड़ैल की नजर उन तीनों पर पड़ती है और उन्हें देखकर चुड़ैल बोलती है, वाह क्या बात है, सावन शुरू नहीं हुआ कि उसका सौगात मिलना शुरू हो गया। चलो अच्छा ही है। इतना बोलकर चुड़ैल उन तीनों के पास जाती है। चुड़ैल को देखकर वो तीनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं और डर के मारे करण वहाँ से भागने लगता है। तभी चुड़ैल उसे पकड़कर मार डालती है। करण को मारने के बाद चुड़ैल ऋतिक और श्रेया के नजदीक जाती है और जैसे ही चुड़ैल ऋतिक को मारने ही वाली होती है कि उसी वक्त श्रेया बोलती है, रुको, क्यों मारना चाहती हो तुम? हाँ क्यों मारना चाहती हो तुम हमें? बताओ मुझे। सुनना चाहती है तो सुन। सुंदरपुर गांव में दिव्या अपने पति मोहन और अपनी छोटी बेटी गुनगुन के साथ रहती थी। मोहन गरीब था और मजदूरी करके जितने भी पैसे लाता था उन पैसों से दिव्या घर का खर्च चलाती थी। लेकिन एक दिन काम पर मोहन के पैर पर मशीन गिर जाती है और वो अपाहिज हो जाता है। अपने पति और घर की हालतों को देखकर दिव्या बोलती है, मैं सोच रही हूँ कि मैं काम करना शुरू कर दूँ क्योंकि घर में राशन भी खत्म हो गया है। हम तो भूखे रह लेंगे पर हमारी छोटी बेटी गुनगुन कैसे भूखी रहेगी? इसलिए आप मुझे मना मत करिए और काम पर जाने दीजिए। दिव्या, मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ जो मुझे तुम मिली। मैं तुम्हें काम करने से नहीं रोकूंगा। बात हम दोनों की होती तो मैं मना भी कर देता, लेकिन बात हमारी बेटी की है तो तुम काम पर जा सकती हो। ठीक है जी, फिर मैं काम पर जाती हूँ। आप अपना और गुनगुन का ख्याल रखना। इतना बोलकर दिव्या मजदूरी करने के लिए काम पर निकल जाती है और शाम को घर लौटते समय मजदूरी किए हुए पैसों से राशन खरीद कर घर पहुंचती है। माँ को देखकर गुनगुन बोलती है, माँ सुबह से आप मुझे नहीं दिखी, कहाँ चली गई थी? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खिला दो। मैं राशन लेने गई थी। भूख लगी है ना तुम्हें? रुको मैं भी झट से खाना बनाती हूँ, फिर उसके बाद तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगी। जिसके बाद दिव्या खाना बनाती है और फिर अपने पति और बेटी के साथ मिलकर खाना खाती है और जाकर सो जाती है। लेकिन उसी रात इतनी तेज मूसलाधार बारिश होती है कि नदी का बांध टूट जाता है और पूरे गांव में बाढ़ आ जाती है। तभी लोगों की आवाज से दिव्या की आंख खुलती है।
भागो भागो, गांव में बाढ़ आ गई है, ये पूरा गांव डूबने वाला है, जान बचाना है तो जल्दी भागो। जान बचाना है तो जल्दी भागो। क्या गांव में बाढ़ आ गई? गुनगुन के पापा जल्दी उठिए, गांव में बाढ़ आ गई है और पानी हमारे घर में भी घुस गया है। मोहन उठता है और घर में पानी भरा हुआ देखकर परेशान होकर बोलता है, घर में पानी भरता जा रहा है, तुम ऐसा करो गुनगुन को लेकर यहाँ से चली जाओ। माँ, क्या अब हम सब डूबकर मर जाएंगे? नहीं, हम लोगों को कुछ नहीं होगा, मैं अभी लोगों से जाकर मदद मांगती हूँ। इतना बोलकर दिव्या घर से बाहर निकलती है और लोगों से मदद मांगने लगती है। मेरी मदद करो, मेरे पति अपाहिज है, कृपया करके उन्हें ले जाने में मेरी सहायता करो। लेकिन सभी लोग अपनी अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे होते हैं, तो कोई भी उसकी मदद नहीं करता और उस बाढ़ के कहर में डूबकर दिव्या का पूरा परिवार मर जाता है। मैं लोगों के सामने रोई, गिड़गिड़ाई, मदद की भीख मांगी, लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की और उस बाढ़ ने मेरी हंसती खेलती दुनिया तबाह कर दी। जिसके बाद मैंने कसम खाई कि मैं इस गांव के एक भी शख्स को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि किसी ने भी मेरी मदद नहीं की और तभी से मैं लोगों को बाढ़ में मार रही हूँ। बदले की भावना में आकर तुम्हारा लोगों को इस तरह मारना गलत है, क्योंकि इस बाढ़ में और भी लोगों की जान गई थी। जिस तरह तुम अपने परिवार की जान बचाना चाहती थी, वैसे ही वो लोग भी अपने परिवार की जान बचा रहे थे। श्रेया की बात सुनकर चुड़ैल गुस्से से तिलमिला उठती है और बोलती है, अगर लोग मदद करना चाहते तो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने हमारी मदद नहीं की और हमें यूं ही मरने के लिए छोड़ दिया। इतना बोलते ही चुड़ैल ऋतिक को मार डालती है। तभी धीरे धीरे नदी का पानी गांव में घुसने लग जाता है और पूरे गांव में बाढ़ आ जाती है। ये देख चुड़ैल खिलखिलाकर हंसते हुए बोलती है, अब इस गांव में कोई नहीं बचेगा और उनके साथ ही तेरा किस्सा भी यही खत्म हो जाएगा। इतना बोलते ही चुड़ैल श्रेया के साथ साथ उन सभी गांव वालों को बाढ़ में मार डालती है। आज भी उस गांव में जब भी बारिश होती है और बारिश का पानी जब बाढ़ का रूप ले लेता है, तब वहां चुड़ैल आती है और लोगों पर अपना कहर ढाती है और ये सिलसिला अभी तक ऐसे ही चल रहा है। रात के अंधेरे में सुनसान जंगल के अंदर एक माया नाम की चुड़ैल अपने गंवार पति सोहन से कहती है, एक इंसान को पकड़ कर लाने कहा था, पर तुमसे वो भी नहीं हो पाया। कितने नकारा और गवार पति हो तुम, एक काम भी तुमसे नहीं होता। अरे भाग्यवान, तुम नाराज क्यों होती हो? रुको, मैं तुम्हारे शिकार का इंतजाम करता हूँ। व्हाट रबिश, ये क्या लगा रखा है? भाग्यवान भाग्यवान, डार्लिंग बोलो डार्लिंग। माया बोल ही रही होती है कि तभी उसे गाने की आवाज सुनाई देती है और माया उस ओर देखती है तो रमेश गाना गाता हुआ जा रहा होता है। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। वहां से रमेश को जाता देखकर माया अपने पति से कहती है, ये तुम्हारे पास दूसरा मौका है। अगर इस बार भी तुमने जाल बिछाकर मेरे लिए शिकार को नहीं पकड़ा तो फिर मैं तुम्हें ही खा जाऊंगी। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करना, मैं तुम्हारा पति हूँ। इस बार मैं तुम्हारे लिए शिकार जरूर पकड़ूंगा। तुम यहीं रुको, मैं अभी घर से जाल लेकर आता हूँ। मूर्ख इंसान, कितना भी मैं तुम्हें समझदार बनाने की कोशिश कर लूं, लेकिन रहोगे तुम गवार के गवार ही। अब यहाँ खड़े होकर मेरा मुंह मत देखो और जाकर उसे अपनी बातों के जाल में फंसाओ, फिर मैं उसका शिकार करूंगी। जिसके बाद सोहन रमेश के पास जाता है। सोहन को देखकर रमेश बोलता है, अरे सोहन, तुम यहाँ जंगल में क्या कर रहे हो? अरे तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। क्यों, कुछ काम था क्या तुमको मुझसे? हाँ, है तो सही। क्या, बताओ मुझे। मैं बताती हूँ। आवाज सुनकर रमेश पीछे पलटकर देखता है और चुड़ैल को देखकर डरते हुए बोलता है, चुड़ैल भागो यहाँ से। चुड़ैल नहीं, माया, माया हूँ मैं, माया। पलटती हूँ मैं सबकी काया। अब तो यहाँ से भागकर नहीं जा सकता, मरेगा तो और तुझे मैं मारूंगी। इतना बोलते ही माया तलवार से रमेश की गर्दन धड़ से अलग कर देती है और उसे खाकर बोलती है, अब जाकर मेरे दिल को सुकून मिला। इसी तरह हर रात माया अपने गंवार पति से जाल बिछवाती और लोगों को उसमें फंसा कर उन्हें मार दिया करती। ऐसे ही एक रात की बात है। उस रात 3 दोस्त कार्तिक, नैना और रोहित कार में बैठकर जंगल के उसी रास्ते से जा रहे होते हैं। तभी कार्तिक बोलता है, अरे इस नैना के चक्कर में तो हम भी अच्छा भला फंसे। सही कहा, जैसे ये खुद जंगली है उसी तरह हमें जंगल में लेकर जा रही है।
क्या यार, तू भी? अब एक जानवर जंगल में नहीं रहेगा तो क्या घर में रहेगा? इस बात पर दोनों हंसने लगते हैं। तभी नैना बोलती है, अच्छा, तो मैं तुम दोनों को जानवर दिखती हूँ, वो भी जंगल में रहने वाली। रुको, अभी तुम दोनों की अक्ल ठिकाने लगाती हूँ। इतना बोलकर नैना उन दोनों को मारने लगती है। अरे अच्छा बस कर, बस 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 रुको यार, हम तो मजाक कर रहे थे, मारना बंद करो नहीं तो कार की पेड़ से टक्कर हो जाएगी। ठीक है, इस बार तो मैं तुम दोनों को माफ कर रही हूँ, लेकिन फिर दोबारा ऐसा मजाक किया ना तो मैं तुम दोनों का सर फोड़ दूंगी। मस्ती मजाक करते हुए वो तीनों आगे बढ़ रहे थे कि तभी कार्तिक को बीच रास्ते में एक आदमी लेटा हुआ दिखता है। ये देख कार्तिक बोलता है, अरे वो आदमी सड़क पर क्यों गिरा हुआ है? कहीं वो बीमार तो नहीं? चलो चलकर देखते हैं। जिसके बाद वो तीनों कार से नीचे उतरते हैं और उस आदमी के पास जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर माया चुड़ैल आकर कहती है, कितनी आसानी से ये इंसान जाल में फंस जाते हैं। इतना बोलते ही माया कार्तिक और रोहित को मारकर खा जाती है। अपने दोनों दोस्तों को मरते देख नैना बहुत ज्यादा डर जाती है और हिम्मत करके चुड़ैल से बोलती है, कौन हो तुम और क्यों तुमने मेरे दोस्तों को मारा, बताओ मुझे। मारूंगी और अब मैं तुझे भी मारूंगी। मार देना मुझे, लेकिन मरने से पहले मैं जानना चाहती हूँ कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तू जानना चाहती है तो फिर सुन। माया शहर की पढ़ी लिखी लड़की थी और पेशे से एक टीचर थी, लेकिन उसके माता पिता जबरदस्ती उसकी शादी गांव में सोहन नाम के लड़के से करा देते हैं, जो कि अनपढ़ और गंवार था। शादी के बाद जब ये बात माया को पता चलती है तो वो अपनी सास कौशल्या से बोलती है, माँ जी, आप लोग इतने धनी हैं, फिर भी आपने सोहन जी को क्यों नहीं पढ़ाया लिखाया? बहू, इस गांव में दूर दूर तक स्कूल नहीं है, तो तुम ही बताओ मैं सोहन को कैसे पढ़ाती? क्या इस गांव में एक भी स्कूल नहीं है? सरकार तो गांव के लिए कितना कुछ कर रही है, तो फिर ये गांव उन सारी सुविधाओं से कैसे वंचित है? बहू, ये सारा किया धरा गांव के मुखिया शंकर चौधरी का है। वो नहीं चाहता कि इस गांव में स्कूल बने और बच्चे पढ़े। ऐसे कैसे उसके ना चाहने से इस गांव में स्कूल नहीं बना? मैं बात करती हूँ उनसे। जिसके बाद माया अपने पति सोहन के साथ शंकर चौधरी के घर जाती है और उससे बोलती है, शंकर जी, मैं गांव के बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ और यहाँ स्कूल खुलवाना चाहती हूँ। तुम एक औरत हो और औरत को अपने दायरे में रहना चाहिए। अब चली जाओ यहाँ से, मेरे रहते हुए यहाँ कोई स्कूल नहीं खुलेगा। मैं भी देखती हूँ कि कैसे यहाँ स्कूल नहीं खुलता। इतना बोलकर माया अपने गंवार पति सोहन का हाथ पकड़ती है और उठकर वहाँ से घर की तरफ चल देती है। तभी रास्ते में सोहन बोलता है, अरे माया, मेरी बात मानो, तुम इन मामलों में मत पड़ो। शंकर चौधरी और उसके गुंडे बहुत खतरनाक हैं। होंगे, मैं किसी से नहीं डरती और डर के जीना भी कोई जीना है। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं कल ही गांव के डीएम से मिलने जाऊंगी। अगले दिन माया गांव के डीएम के पास जाती है और उससे बात करके स्कूल बनवाने का नोटिस लेकर जंगल के रास्ते हुए घर लौटने लगती है कि तभी शंकर चौधरी अपने 3 गुंडों के साथ उसका रास्ता रोके खड़ा होकर बोलता है, तुझे मैंने औरत समझकर क्या छोड़ दिया, तू तो मेरे सिर पर ही बैठ गई, लेकिन अब देख कैसे मैं तेरा किस्सा ही खत्म कर देता हूँ। शंकर की बातें सुन और उसके गुंडों को देखकर माया वहां से भागने लगती है। तभी शंकर के तीनों गुंडे माया को पकड़ लेते हैं और माया बोलती है, अगर आपने मुझे मार दिया तो इस गांव का भविष्य कभी भी उज्जवल नहीं हो पाएगा। परंतु इस वक्त तो तेरा भविष्य अंधकार में डूबने वाला है। इतना बोलते ही शंकर चाकू से माया का गला काट देता है और उसकी लाश को वहीं दफना देता है। जिसके बाद से मेरी आत्मा यहाँ भटक रही है और मैं लोगों को मार रही हूँ। तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन एक शिक्षक होकर तुमने ये बहुत गलत किया। सही गलत तो गुरु सिखाता है, लेकिन जब गुरु ही गलत करने पर उतर जाए तो फिर सही राह कौन दिखाएगा? नैना की बात सुनकर माया को अपने किए पर पछतावा होता है और वो कहती है, तुमने सही कहा, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मैं चाह कर भी यहाँ से नहीं जा सकती जब तक मेरी अधूरी इच्छा पूरी नहीं होती। और क्या है वो तुम्हारी अधूरी इच्छा? मैं इस गांव में स्कूल बनवाना चाहती थी, लेकिन मेरे जीते जी ये इच्छा पूरी नहीं हुई और उन लोगों ने मुझे मार डाला। लेकिन अगर तुमने इस गांव में स्कूल बनवाकर मेरी इस इच्छा को पूरा कर दिया तो मेरी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। मैं एक कलेक्टर हूँ और मैं तुम्हारी इस अधूरी इच्छा को पूरा करके
तुम्हें जरूर मुक्ति दिलाऊंगी। जिसके बाद नैना गांव में स्कूल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट शहर के सबसे बेस्ट एसीसी बिल्डर्स को दे देती है और कुछ ही महीनों के अंदर स्कूल बनकर तैयार हो जाता है। स्कूल को देखकर माया खुश होती है और अपनी अधूरी इच्छा को पूरा होता देख उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। घमंडी चील ने मारा 2 प्रेमी को। एक बार की बात है, एक जंगल में एक राजू नाम का कौवा रहता था। वो जंगल में सबसे स्मार्ट था और जंगल की सभी चिड़ियाएं उसके ऊपर मरती थीं। वो इतना समझदार था कि जंगल के सभी पक्षी उसके पास आकर राय लिया करते थे। एक दिन वो अपनी जंगल की खैर खबर लेने के लिए अपने सभी मित्रों से मिलने जाता है। तभी रास्ते में उसे उसका दोस्त मोंटू तोता उसे मिलता है। राजू, मेरे दोस्त, कैसे हो तुम? तुम्हारे घर में सब ठीक है? मेरे भाई, जब तक तुम हमारे साथ हो तब तक सब कुछ ठीक ही रहेगा। चिंता मत करो भाई, जंगल में हम सभी पक्षी एक परिवार हैं। ये कहकर राजू वहाँ से उड़ जाता है और उड़ते हुए उसे एक पेड़ नजर आता है जहाँ एक प्यारी सी और सुंदर सी चिड़िया पेड़ की टहनियों में फंसी होती है। अरे, ये चिड़िया टहनियों में कैसे फंसी है? मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। ये सोचकर राजू कौवा उसके पास जाता है और उसे कहता है, चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें अभी यहाँ से निकाल देता हूँ। राजू कौवा समझदार के साथ साथ ताकतवर भी था, इसलिए उसने अपनी ताकत से सारी टहनियों को हटा दिया, जिसकी वजह से चिड़िया वहां से बाहर निकल गई। जैसे ही चिड़िया वहां से बाहर निकलती है, राजू उसको देखता ही रह जाता है, क्योंकि चिड़िया इतनी सुंदर थी कि राजू पहली नजर में ही उस पर मोहित हो जाता है। मेरी जान बचाने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हारी आभारी हूँ। अरे, ये तो मेरा फर्ज था, लेकिन मैंने तुम्हें पहले कभी इस जंगल में नहीं देखा। तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है? मैं पिंकी चिड़िया हूँ और मैं पहाड़ों पर रहती थी, लेकिन एक दिन उड़ते उड़ते इस जंगल आ पहुँची। मैं इस जंगल में अपना घोंसला बना रही थी, लेकिन उड़ते हुए मुझे चक्कर आ गए और मैं यहाँ टहनियों में आकर फंस गई। मेरे होते हुए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो मेरे साथ। राजू पिंकी चिड़िया को अपने साथ लेकर जाता है, जहाँ उसके घोंसले के पास एक प्यारा सा घोंसला पहले से ही होता है। पिंकी, तुम इस घोंसले में रह सकती हो। आज से ये घोंसला तुम्हारा है। पिंकी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और खुशी खुशी उस घोंसले में रहने लगती है। पिंकी चिड़िया और राजू कौवा एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। एक दिन मोंटू तोता बड़े ही घबराते हुए राजू कौवा के पास आता है। अरे भाई, जल्दी चलो, जंगल में एक भयानक चील आई है। मोंटू तोते की बात सुनकर राजू कौवा बिना सोचे समझे उसके साथ चला जाता है, जहाँ वो देखता है कि एक पीहू नाम की चील उसके दोस्त चुन चुन कबूतर के घोंसले को तोड़ रही होती है। राजू उसके पास जाता है और उससे कहता है, ये तुम क्या कर रही हो? छोड़ दो इसके घोंसले को, नहीं तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। राजू पीहू चील को धमकी दे रहा होता है, लेकिन पीहू जब राजू को देखती है तो उसे देखती ही रह जाती है और उस पर मोहित हो जाती है। हाय, ये कौवा कितना स्मार्ट है। इसे देखकर तो मेरा मन ही नहीं भर रहा। कहाँ खो गई? मैंने कहा इसे छोड़ दो और चली जाओ यहाँ से। पीहू चील राजू की बात मान लेती है और वहाँ से जाने लगती है। मैं जा रही हूँ, लेकिन जल्दी ही वापस आऊंगी। उसके जाने के बाद राजू चुन चुन कबूतर के घोंसले को बनाने में उसकी मदद करता है। वहीं दूसरी तरफ चुन चुन कबूतर के पास खाने को दाने भी नहीं थे, इसलिए वो अपने घोंसले से जाकर उसके लिए कुछ दाने लेकर आता है। फिक्र की कोई बात नहीं है मेरे भाई, तुम्हारा कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे साथ हूँ। उस दिन के बाद से पीहू राजू के ऊपर नजर रखने लगती है और उसे मन ही मन प्यार करने लगती है। कुछ दिनों में वैलेंटाइन डे आ रहा था, जिसकी तैयारी पीहू चील और पिंकी चिड़िया दोनों ही कर रही थी। पीहू अपने घोंसले में बैठी हुई सोचती है, इस वैलेंटाइन डे पर मैं राजू कौवे को प्रपोज करूंगी और कुछ दिनों में उससे शादी कर लूंगी। वहीं दूसरी तरफ पिंकी चिड़िया राजू के पास जाती है और उससे कहती है, इस वैलेंटाइन डे पर हम दोनों शादी कर लेंगे और उसके बाद हमेशा साथ रहेंगे। जैसा तुम चाहो मेरी जान, वैसा ही होगा।
तुम चिंता मत करो। राजू उसको शादी के लिए हाँ कर देता है क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वहीं दूसरी तरफ पीहू चील का खबरी उल्लू ये सारी बातें सुन लेता है, जिसके बाद वो पीहू को ये सब बता देता है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी करने वाले हैं। अब आपका कोई चांस नहीं है। उस चिड़िया की इतनी हिम्मत कि वो मेरा मुकाबला करे। राजू सिर्फ मेरा है और मेरा ही रहेगा। उसे तो मैं अपने रास्ते से इस तरह साफ करूंगी जैसे दूध से मक्खी। पीहू चील गुस्से से पिंकी चिड़िया के पास जाती है और उससे कहती है, तूने सोच भी कैसे लिया कि तू मुझसे राजू को छीन लेगी? राजू सिर्फ मेरा है और मैं उसकी। हमारे रास्ते में मत आ। ये तुम कैसी बात कर रही हो? राजू से तो मैं प्यार करती हूँ और वो मुझसे ही शादी करेगा। तुम देख लेना, वैलेंटाइन डे वाले दिन हम दोनों शादी कर लेंगे। तुम देखती ही रह जाओगी। हा 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 हा। अगर ये बात है तो तुम हार चुकी हो। ये कहकर पीहू चील वहाँ से उड़ जाती है। पीहू चील अपने घमंड के आगे किसी को कुछ नहीं समझती थी। वहीं दूसरी तरफ राजू कौवे को इस बात की कानो कान खबर नहीं होती। अगले दिन वैलेंटाइन डे होता है और पीहू राजू को अपना बनाने के लिए उसके पास जाती है और उससे कहती है, राजू, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हें हमेशा खुश रखूंगी। क्या तुम मेरा होना चाहोगे? पीहू, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मैं पिंकी चिड़िया से प्यार करता हूँ और उससे आज मैं शादी भी करने जा रहा हूँ। तुम सिर्फ मेरे हो और मेरे ही रहोगे। ये बात कान खोल कर सुन लो। अगर तुम मेरे नहीं हुए तो मैं तुम्हें किसी का नहीं होने दूंगी। ये कहकर वो गुस्से से आग बबूला होकर चली जाती है। लेकिन राजू और पिंकी उसकी बातों को ज्यादा ध्यान नहीं देते और उसे नजरअंदाज कर देते हैं। वो दोनों शादी कर ही रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ पीहू चील उन्हें दूर से देख रही होती है। जो मेरा नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता। पीहू चील उनके दानों में जहर मिला देती है, जिसके बाद जब वो दोनों शादी करके दाने खाते हैं तो उन दोनों की मृत्यु हो जाती है और वो दोनों वहीं मर जाते हैं। उन्हें मरा हुआ देख पीहू चील बहुत खुश होती है। देखा किस तरह मैंने इन दोनों की जान ले ली। अगर मैं किसी को चाहूँ और वो ना मिले तो वो किसी और का भी नहीं हो सकता। ये कहकर वो वहाँ से उड़ जाती है और इस तरह से वो दोनों प्रेमियों की जान ले लेती है। एसी में कोई है। निवान, उठो उठो निवान। क्या हुआ? आधी रात के समय क्यों शोर मचा रही हो? निवान, जल्दी उठो। देखो, एसी के अंदर से धुआं निकल रहा है। निवान आंखें मलते हुए झट से उठ खड़ा होता है कि कमरे में फैला हुआ एसी का धुआं एकदम से गायब हो जाता है और आहाना कहती है, इस एसी में कोई है जिसे मैं महसूस कर सकती हूँ लेकिन देख नहीं सकती। एसी में कोई कैसे हो सकता है? ज्यादा मत सोचो और सो जाओ। निवान एसी की घटनाओं को तकनीकी खराबी का नाम देकर सो जाता है। अगली सुबह निवान रेडी होकर अपनी शॉप पर चला जाता है और आहाना घर में बिल्कुल अकेली हो जाती है। काम खत्म करके वो अपने कमरे में बैठकर कहती है, आज कुछ ज्यादा ही गर्मी है। एक काम करती हूँ, एसी ऑन कर लेती हूँ। फिर वो एसी ऑन करके आराम से बैठ जाती है। तभी एसी के अंदर से एक आवाज उसके कानों में पड़ती है जो कहती है, आहाना, आहाना। आवाज सुनकर आहाना एसी की तरफ खौफ भरी नजरों से देखते हुए कंपकपाती जुबान से कहती है, कौन है एसी के अंदर? आहाना के कहते ही एसी के अंदर से आ रही आवाज एकदम से बंद हो जाती है और एसी के अंदर से निकल रही गर्म भाप से कमरा पूरी तरह से भर जाता है और आहाना कहती है, ये सब क्या हो रहा है? अचानक से एसी की ठंडी हवा ज्वालामुखी की धधकती लौ में कैसे बदल गई? मेरा पूरा शरीर जलने को हो रहा है। आहाना कंपकपाते हुए हाथों से फोन पर अपने पति निवान का नंबर डायल करके कॉल करके कहती है, हेलो निवान, तुम जल्दी से घर आ जाओ। इस एसी में कोई है जो मुझे मारना चाहता है। ये सुनकर निवान हलबड़ी के साथ दौड़ते हुए अपनी शॉप से निकल पड़ता है। उधर आहाना के पास भूतिया एसी के प्रकोप से बचकर बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं बचा था
और अचानक एसी के अंदर से आ रही धधकती हवा बर्फ की तेज गति से पूरे रूम को एकदम ठंडा कर देती है। अहाना का शरीर एकदम ठंडा पड़ने लगता है और सर्दी के कारण उसका शरीर नीला पड़ने लगता है और वो कांपते हुए कहती है, बचाओ मुझे, एसी में कोई है। अहाना की आंखें बंद होने वाली होती हैं कि अचानक से उसे घर के मेन डोर से किसी के अंदर आने की आहट सुनाई देती है, जो कमरे का दरवाजा खटखटाते हुए कहता है, अहाना, ओपन द डोर। निवान, सेव मी। निवान, मेरा दम घुट रहा है, मुझे सांस नहीं आ रही है, बचाओ। कोई भी और रास्ता न सूझने पर निवान कमरे के दरवाजे को तोड़कर अंदर आ जाता है और अहाना की बुरी अवस्था देखकर चीखते हुए कहता है, ओह नो, अहाना, ओपन योर आईज। इसका पूरा शरीर तो एसी की फुल स्पीड की वजह से एकदम ठंडा हो गया है। फिर निवान अहाना को बेड पर लिटाकर उसे ब्लैंकेट से कवर करके सुला देता है और एसी का रिमोट उठाकर एसी को बंद कर देता है। तकरीबन 2 घंटे बाद अहाना को होश आता है तो वो निवान के गले लगकर कहती है, निवान, इस एसी को डिस्ट्रॉय कर दो। मुझे ये एसी इस घर में किसी कोने में भी नहीं चाहिए। अहाना, हुआ क्या है? इस एसी में कोई है, मेरा यकीन करो। कोई नहीं है एसी में, ये सब सिर्फ तुम्हारे मन का वहम है। जब से ये एसी यहाँ आया है तब से अजीबोगरीब घटना हो रही है। हमें ये एसी यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था। कल इसके अंदर से आधी रात में धुआं निकलने लगा और आज एसी की रफ्तार धधकती ज्वालामुखी की भट्टी के जैसे हो गई थी और अगले ही पल एसी का तापमान 0 डिग्री जितना ठंडा हो गया था। अगर तुम वक्त रहते आज नहीं आते तो ये भूतिया एसी मेरी जान ले लेता। अहाना, अक्सर इलेक्ट्रॉनिक से चलने वाली चीजों में खराबी आ जाती है, हो सकता है एसी खराब हो गया हो। इस एसी में कोई है, यकीन मानो, कोई अदृश्य शक्ति जो एसी के द्वारा हड़कंप मचा रही है। अगर सचमुच एसी में कोई है तो आज पता लग जाएगा। मैंने एसी की सर्विसिंग के लिए सर्विस वाले को बुलाया है। रात के 8 बजे 2 युवक उनके घर आकर कहते हैं, सॉरी सर, हमें आने में जरा सी देरी हो गई। ओके, इट्स फाइन, प्लीज चेक दिस एसी। रेहान सीढ़ी की मदद से एसी को अच्छी तरह चेक करके कहता है, इस एसी में कोई दिक्कत नहीं। सुन लिया आना? आप एक बार और चेक करिए। मैम, वो अच्छे से ही चेक करके कह रहा है, 10 साल का तजुर्बा है, वो जो कहता है वो सही होता है। रिलैक्स यार, एक बार और कर लेता हूँ, कोई नहीं। रेहान जैसे ही एसी को फिर से छूता है उसे एसी से झन्नाटेदार करंट लगता है और एसी के अंदर से एक खौफनाक आवाज उसके कानों में गूंजती है, रेहान, रेहान। आवाज सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और चेहरा पसीने से भर जाता है। फिर राज कहता है, क्या हुआ रेहान, तू डरा हुआ क्यों लग रहा है? एसी में कोई है, किसी ने अंदर से मेरा नाम पुकारा। इसके आगे रेहान कुछ कहता कि अचानक एसी के अंदर से 2 हाथ बाहर निकलकर उसे अंदर खींच लेते हैं और एक डरावनी हंसी की गूंज कमरे के चारों तरफ फैल जाती है। मरोगे, तुम सब मरोगे। ये कैसी भूतिया एसी है जो लोगों को निकलती है? राज अपनी जान बचाकर भाग निकलता है और अचानक बिजली कट जाती है। फिर एसी अपने आप चलने लगता है। फिर निवान कहता है, ये एसी बिना बिजली के कैसे चल रहा है? तुमने सच कहा था, एसी में कोई है। कौन है इस एसी में जो हमें मारना चाहता है? उसके कहते ही एसी के अंदर से एक खौफनाक चुड़ैल बाहर निकलकर उसके सामने खड़ी होकर हंसते हुए कहती है, पहचाना मुझे? इतनी जल्दी भूल भी कैसे सकते हो? तुम वापस नहीं आ सकती। हमने तो तुम्हें मार डाला था पर मैं लौट आई हूँ और अब तुम मरोगे। नहीं, ऐसा मत करो अनु। निवान, हमें वो गलती नहीं करनी चाहिए थी। अनु की शादी निवान से हुई थी। दोनों की शादीशुदा जिंदगी काफी खुशहाल गुजर रही थी। दोनों के बीच काफी बेशुमार प्यार था। एक दिन अनु की छोटी बहन अहाना उसके घर आई और अनु से कहने लगी, निवान, देखो तो जरा दरवाजे पर कौन है। वो जैसे ही दरवाजा खोलता है उसके सामने अहाना होती है जो कहती है, हेलो जीजू। अरे साली साहिबा, आप आइए आइए। तीनों बैठकर काफी देर तक बातें करते हैं। तभी अनु कहती है, अहाना, क्या सोचा है शादी का? शादी तो मैं आज ही कर लूं, बस मुझे जीजू जैसा स्मार्ट डैशिंग लड़का चाहिए। क्यों नहीं, वैसे भी साली तो आधी घरवाली होती है। ये सुनकर अनु गुस्से से तिलमिलाते हुए पैर पटक कर वहां से चली जाती है। वक्त बीतने के साथ अहाना और निवान के बीच में नजदीकियां बढ़ने लगती हैं।
निवान के एसी की दुकान थी जहां अक्सर अब वो दोनों चोरी छिपे मिला करते थे। पर एक दिन वो रंगे हाथों पकड़े जाते हैं और अनु बौखलाकर कहती है, शक तो मुझे पहले ही था कि तुम दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है। क्यों री आहना, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई अपनी बहन की गृहस्थी उजाड़ते हुए? मेरा तुमसे मन भर गया है अनु, हमारे रास्ते से हट जाओ। मैं अपनी जिंदगी अहाना के साथ बिताना चाहता हूँ। तुमने मिलकर मुझे धोखा दिया। मैं तुम्हारी रंगरलियों के किस्से सबको चीख चीख कर बताऊंगी। तू नहीं मानेगी, आज इस एसी की दुकान में ही तेरा काम तमाम कर देते हैं। दोनों अनु को मौत के घाट उतारकर उसे एसी की दुकान की जमीन में गाड़ देते हैं और अनु चुड़ैल बन जाती है। और जब तुम इस एसी को यहाँ ला रहे थे तो मेरी आत्मा इसमें घुसकर यहाँ बदले की आग में चली आई। अब तुम मरोगे। इसके बाद चुड़ैल एसी के अंदर घुसकर अपने दोनों हाथ बाहर निकालकर उन्हें अंदर खींचकर खत्म करते हुए अपना बदला पूरा करके हमेशा के लिए एसी से मुक्त हो जाती है। चुड़ैल चाची। वो अमावस्या की काली रात थी। चारों तरफ बादलों के गरजने की आवाज आ रही थी। गांव के सभी लोग अपने घर में सो रहे थे। तभी एक भयानक चुड़ैल छत पर 2 बच्चों के साथ खेल रही होती है। एक का नाम राजू था और दूसरे का नाम पिंकी। वो दोनों बच्चे उस चुड़ैल के साथ बहुत खुशी से खेल रहे होते हैं। तुम मेरे बच्चे हो, तुम्हें जो चाहिए तुम मुझसे मांग सकते हो। मैं तुम्हें हमेशा ऐसे ही खुश देखना चाहती हूँ। तभी राजू चुड़ैल से कहता है, चाची आप मुझे बहुत याद आती हो। आप हमेशा हमारे साथ क्यों नहीं रहती? मैं तुम्हारे साथ ही रहती हूँ। जब भी तुम्हें मेरी याद आए बस तुम मुझे याद कर लिया करो। ये लो दोनों आइसक्रीम खाओ और आइसक्रीम खाकर नीचे मम्मी के पास चले जाना। चुड़ैल उन्हें छत से नीचे भेज देती है और वहाँ से गायब हो जाती है। राजू और पिंकी आइसक्रीम खाते खाते अपनी माँ महिमा के पास जाते हैं और कहते हैं, माँ देखो, आज भी चाची जी हमें आइसक्रीम देकर गई हैं। बहुत टेस्टी है, आप भी टेस्ट करना चाहोगी? बेटा तुम बार बार उस औरत को क्यों याद करती रहती हो? वो मर चुकी है। वो तुम्हें ये आइसक्रीम कहाँ से लाकर देगी? नहीं माँ, चाची जिंदा है और हम उनसे रोज बात करते हैं और उनके साथ खेलते भी हैं। वो हमसे बहुत प्यार करती है। आप ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं तुम दोनों को बहुत मारूंगी। अब लाओ तुम दोनों ये आइसक्रीम मुझे दो। महिमा राजू और पिंकी से आइसक्रीम छीन लेती है और उन्हें घर के बाहर कूड़े में डालने जाती है। जैसे ही वो कूड़े तक पहुंचती है, आइसक्रीम मरे हुए इंसान की हड्डी में बदल जाती है, जिन्हें देखकर महिमा बहुत डर जाती है और तुरंत उन्हें डस्टबिन में फेंक देती है और चुपचाप अपने कमरे में आ जाती है। अगले दिन महिमा अपने पति राजेश से कहती है, सुनिए जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कल रात मेरे साथ कुछ अजीब हुआ। राजू और पिंकी 2 आइसक्रीम लेकर आए थे। मैंने उन आइसक्रीम को कूड़े के डस्टबिन में फेंकने का सोचा, लेकिन जैसे ही मैं उन्हें फेंकने जा रही थी वो हड्डियों में बदल गई। क्या यार महिमा, हद होती है। तुम्हें इन फालतू की बातों पर इतना विश्वास क्यों होता है? भूत वूत कुछ नहीं होता। तुम बस इस बात को हमेशा दिमाग में बिठा लो, बेकार में वहम करती रहती हो। राजेश उसकी एक नहीं मानता और अपने काम पर चला जाता है। बेचारी महिमा पूरे दिन ये सब सोचकर परेशान रहती है। तभी राजू और पिंकी अपने स्कूल से वापस आ जाते हैं और अपनी माँ महिमा के पास आकर कहते हैं, माँ आज हमें बहुत मजा आया। पता है आपको, हमारी चाची ने हमें झूले वाले पार्क में ढेर सारे झूले झुलाए थे। हाँ माँ, और चाची ने हम दोनों को मैकडॉनल्ड का पिज्जा भी खिलाया था। हम दोनों ने पेट भर के पिज्जा खाया। हम दोनों को बहुत मजा आया। अरे बच्चों, तुम दोनों रोज रोज अपनी चाची की बात क्यों करते हो? तुम्हारी चाची मर चुकी हैं, वो यहाँ से जा चुकी हैं। अब अगर दोबारा तुमने मेरे सामने अपनी चाची का नाम लिया तो मैं तुम दोनों की बहुत पिटाई लगाऊंगी। महिमा की डांट फटकार सुनकर दोनों चुपचाप अपने कमरे में चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ महिमा को ये सब समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर उसके बच्चे बार बार उनकी मरी हुई चाची के बारे में क्यों बात करते रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ उसी दिन राजू और पिंकी दोनों अपने माता पिता के सोने के बाद छत पर चले जाते हैं, जिसके बाद छत पर वो अपनी चुड़ैल चाची से मिलते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, तुम कितने प्यारे हो। आज मैं तुम दोनों के लिए अलग अलग खिलौने लेकर आई हूँ। ये लो, इनके साथ खेलो। चाची आप बहुत अच्छी हो।
और हमसे बहुत प्यार करती हो। माँ तो हर रोज डांटती ही रहती है। कोई नहीं बच्चों, मैं तुम्हें रोज यहाँ खेलने बुला लिया करूँगी और तुम्हें अच्छे अच्छे खिलौने ला कर दूंगी। तुम चिंता मत करो, लेकिन तुम अपनी माँ से मेरे बारे में बात मत किया करो। चुड़ैल चाची की बात सुनकर वो दोनों छत पर अपने अपने खिलौनों से खेलने लगते हैं। जिसके बाद महिमा की अचानक से नींद खुल जाती है और वो अपने बच्चों को देखने के लिए उनके कमरे में जाती है। अरे, ये दोनों बच्चे कहाँ गए? इतनी रात को कहाँ जा सकते हैं? ये सोचकर महिमा अपने पति राजेश के पास जाती है। जिसके बाद वो राजेश को नींद से जगाकर कहती है, सुनिए जी, उठिए ना, देखो राजू और पिंकी अपने कमरे में नहीं है। ऊपर से आधी रात हो गई है, पता नहीं दोनों बच्चे कहाँ गए। अरे क्या महिमा, क्यों परेशान कर रही हो? सोने दो मुझे, देख लो बच्चे यहीं कहीं होंगे। ये कहकर राजेश सो जाता है। वहीं दूसरी तरफ महिमा को अपने बच्चों की चिंता होने लगती है, इसीलिए वो उन्हें ढूंढते ढूंढते छत पर पहुंच जाती है, जहां वो अपनी देवरानी रागिनी को छत पर अपने बच्चों के साथ खेलते हुए देखती है। अरे, ये तो रागिनी की चुड़ैल है। हे भगवान, ये मेरे बच्चों के साथ क्या कर रही है? बेचारी महिमा चुड़ैल को देखकर वहीं बेहोश हो जाती है। जिसके बाद चुड़ैल उसे बेहोश देख लेती है और बच्चों से कहती है, बच्चों, चलो हमारे खेलने का समय समाप्त हो गया है। अब तुम दोनों अपने कमरे में जाकर सो जाओ। मैं तुम्हारी मम्मी को उनके कमरे तक छोड़ आती हूँ। ये कहकर वो बच्चों को उनके कमरे में भेज देती है। जिसके बाद चुड़ैल महिमा के पास आती है, जहाँ वो बेहोश पड़ी थी। लगता है जेठानी को मेरे बारे में पता चल गया है, लेकिन अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। चुड़ैल को कुछ समझ नहीं आता, इसीलिए वो वहाँ से गायब हो जाती है। अगले दिन जैसे ही महिमा को होश आता है, वो उठते ही भागते हुए राजेश के पास जाती है और उससे कहती है, सुनिए जी, हमारे घर में एक चुड़ैल है जो हमारे बच्चे से बात करती है, और वो चुड़ैल कोई और नहीं, रागिनी है। कितनी बार कहा मैंने तुम्हें, ये भूत वगैरह कुछ नहीं होते। आखिर तुम क्या चाहती हो? दोबारा मेरे सामने भूत और चुड़ैल का नाम लिया ना तो तुम्हें घर से निकाल दूंगा, समझी तुम? अजी, मुझे सब याद है, लेकिन मैंने खुद अपनी आंखों से चुड़ैल को हमारे बच्चों के साथ खेलते हुए देखा है। बस करो महिमा, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। ये कहकर राजेश ड्यूटी के लिए निकल जाता है। लेकिन अब महिमा बहुत डर जाती है, क्योंकि वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है और वो अपने बच्चों को ऐसे खोना नहीं चाहती थी। इसीलिए वो उसी दिन रात के समय एक तांत्रिक बाबा के पास जाती है और उनसे कहती है, बाबा, मेरी मदद करो, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे बच्चों की जिंदगी खतरे में है। तांत्रिक बाबा महिमा से उसकी परेशानी के बारे में पूछता है। जिसके बाद महिमा उसे रागिनी चुड़ैल के बारे में सब कुछ बता देती है। तभी तांत्रिक बाबा अपने मन ही मन कुछ मंत्रों का जाप करता है और महिमा से कहता है, तुम्हारा शक बिल्कुल सही था। वो रागिनी की ही आत्मा है जो तुम्हारे बच्चों से बात कर रही है और उन्हें खिलौने दे रही है। लेकिन क्या तुम्हें याद है कि वो क्यों मरी थी? उसकी मृत्यु क्यों हुई थी? बाबा, एक दिन की बात है, मेरे दोनों बच्चे रागिनी के साथ स्कूल से वापस घर की तरफ आ रहे थे। रास्ते में एक बहुत तेज कार आ रही थी। उस कार से मेरे दोनों बच्चों की टक्कर होने वाली थी, लेकिन अचानक से रागिनी ने उन्हें धक्का दे दिया। जिसके बाद रागिनी का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ और वो उसी समय मर गई। लेकिन हमें नहीं पता था कि उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। रागिनी मेरे दोनों बच्चों से बहुत प्यार करती थी, लेकिन अब वो चुड़ैल बनकर मेरे बच्चों को क्यों परेशान कर रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। रागिनी तुम्हारे बच्चों से केवल प्यार करती है, इसलिए वो उनसे रोज मिलने आ जाती है। वो कभी भी तुम्हारे बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, लेकिन उसकी आत्मा को मुक्ति दिलानी बहुत जरूरी है। उसी दिन रात को तांत्रिक बाबा महिमा की छत पर एक हवन करता है कि तभी वहाँ रागिनी की चुड़ैल प्रकट हो जाती है और तांत्रिक से कहती है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तुम मुझे इन बच्चों से दूर क्यों कर रहे हो? देखो, तुम्हें जितना रहना था तुम रह चुकी हो, लेकिन अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा। यह तुम्हारी दुनिया नहीं है। नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। अपने बच्चों को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तांत्रिक उसकी एक नहीं सुनता और अपने मन ही मन मंत्रों का जाप करने लगता है। जिसके बाद चुड़ैल बहुत ही कमजोर पड़ जाती है और तभी तांत्रिक बाबा चुड़ैल को आहुति दे देते हैं। जिसके बाद उसे वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। जिसके बाद महिमा अपने दोनों बच्चे राजू और पिंकी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।
Ha ha ha!